नमस्कार। तारीख 3 मई और दिन बुधवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूं इकबाल अहमद और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पॉडकास्ट में आज बात दिल्ली में प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों की। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत आने की। टोक्यो के बाद में क्या हुआ ना, मैं प्रधानमंत्री जी से मिली थी तो मैंने उनको कुछ बातें बताई थी कि सर ऐसे ऐसे वो दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इतना ओपनली मैंने उनको नहीं बताया था सेक्सुअल हरासमेंट का, मैं सही बता रही हूँ। 11 दिन से धरने पर बैठी पहलवान विनेश फोगाट ने बीबीसी से बातचीत में किए कई दावे। खिलाड़ी डटे हैं बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर। क्या है आगे की राह? थोड़ा पेशेंट होना ही पड़ेगा हमको। जो सच है वो तो बाहर आएगा ही आएगा। ये इंक्वायरी कैसे होती है, इसकी हियरिंग क्या होगी, कैसे चलेगा, कौन क्या क्या तथ्य सामने रखेगा। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए बिलावल भुट्टो आएंगे भारत। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज सारा बलोच क्या कहती हैं? Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy. होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन इन सब से पहले जानते हैं देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल मोहनलाल शर्मा से। रूस ने यूक्रेन पर यह आरोप लगाया है कि उसने क्रेमलिन के ऊपर रात में 2 ड्रोन हमले किए हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि हमले राष्ट्रपति पुतिन की जान लेने की कोशिशों के तहत किए गए हैं। रूस ने इसे चरमपंथी कार्रवाई करार दिया है। इस घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बीबीसी रूसी सेवा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ टेलीग्राम चैनलों पर ऐसे वीडियो पोस्ट किए गए हैं जिनमें क्रेमलिन के ऊपर उठता धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि रूस के अधिकारियों का कहना है कि पुतिन को कोई चोट नहीं आई है और इन ड्रोन्स को रूस की प्रतिरक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि क्रेमलिन पर हमला कीव के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमला रूस को और भी ज्यादा कट्टरपंथी कार्रवाइयों के लिए उकसाएगा और रूस को यूक्रेनी शहरों और बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमानों पर हमले को सही ठहराने की अनुमति देगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सीरिया के दौरे पर हैं। बीते 1 दशक में ईरान के किसी नेता का ये पहला सीरिया दौरा है। राष्ट्रपति रईसी ने इस यात्रा में अपने सीरियाई समकक्ष राष्ट्रपति बशर अल असद से कहा कि 12 सालों से चली आ रही जंग सीरिया ने जीत ली है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि धमकियों और प्रतिबंधों के बावजूद राष्ट्रपति बशर अल असद जीत हासिल कर चुके हैं। रूस के समर्थन के साथ साथ सीरिया को तेहरान ने भी मिलिट्री और वित्तीय मदद दी है। राष्ट्रपति असद इसी के बूते सीरिया के बड़े इलाके पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इब्राहिम रईसी की सीरिया यात्रा को अरब देशों के समूह में दमिश्क को लाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। सूडान पर अपने नियंत्रण के लिए लड़ रहे प्रतिद्वंदी सैन्य गुट 1 हफ्ते के संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। ये संघर्ष विराम 4 मई से लागू होगा। साउथ सूडान ने दोनों पक्षों के बीच इस समझौते की घोषणा की है। साउथ सूडान का कहना है कि दोनों ही पक्ष शांति वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने पर तैयार हो गए हैं। हालांकि दोनों पक्ष इससे पहले संघर्ष विराम को कर चुके हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाए थे और दोनों ने ही एक दूसरे पर समझौते तोड़ने के आरोप लगाए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने लड़ाई खत्म करने की अपील की है। एंटोनियो गुटरेस केनिया में हैं और उन्होंने वहां कहा कि सूडान में संघर्ष के जारी रहने से देश दूरगामी परिणामों से उबर नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, The fighting needs to stop and to stop now. एंटोनियो गुटरेस कह रहे थे कि संघर्ष को रोकने की जरूरत है और इससे पहले कि ये संघर्ष पूरे युद्ध में बदल जाए और इससे और भी लोग मारे जाएं, सभी पक्षों को देश के विकास के लिए, नागरिक शासन की बहाली के लिए और शांति के लिए पहले सूडानी लोगों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। एंटोनियो गुटरेस के शब्द। बांग्लादेश में अधिकारियों का कहना है कि रोहिंग्या शरणार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल इस हफ्ते म्यांमार के दौरे पर जाएगा। जानकारों का कहना है कि रोहिंग्या शरणार्थियों की घर वापसी की कोशिशों के तौर पर इस कदम को देखा जाना चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि लगभग 20 रोहिंग्या शरणार्थियों का एक दल शुक्रवार को रवाना हो रहा है। इस यात्रा में वो ये देखेंगे कि सीमा पार वापस लौटने वाले शरणार्थियों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं।
अमेरिका के टेक्सास में अपने 5 पड़ोसियों की हत्या करने वाले संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 38 साल के फ्रांसिस्को ओरोपेसा को टेक्सास के कट एंड शूट शहर से गिरफ्तार किया गया था। पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। पटना हाई कोर्ट इस मामले में 4 मई को अंतरिम आदेश पारित करेंगे। और कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार बनाने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात से पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई है, बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं। तो देश और दुनिया की खबरें सुना रहे थे मोहनलाल शर्मा। एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। रूस का दावा कि पुतिन की जान लेने के लिए यूक्रेन ने किया था हमला, जैसा कि मोहनलाल शर्मा ने अभी अपनी खबरों में सुनाया, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आज के दिन भर यानी आज के पॉडकास्ट की हमारी सबसे बड़ी खबर एक बार फिर जंतर मंतर से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जंतर मंतर पर आज पहलवानों का 11वां दिन है। इनकी मांग भी हम जानते हैं कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारी पहलवान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के अलावा महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं। और पहलवानों के प्रदर्शन को नेताओं और किसानों का समर्थन भी मिल रहा है। कल यहाँ किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे। आज यहाँ पर पहुंची भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। इकबाल, ये वही पीटी उषा है जिन्होंने कहा था कि इन्हें धरने पर बैठने की बजाय उन्हें उनके पास आना चाहिए था और ये अनुशासनहीनता का मामला है। उनकी जो इस टिप्पणी थी वो काफी आलोचना हुई थी। पीटी उषा ने पहलवानों को अपना समर्थन देने का भरोसा दिया है। उन्होंने पहलवानों से कहा है कि वो पहले एथलीट हैं, तब प्रशासक यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा हैं। पीटी उषा पहलवानों से मिलने के बाद मीडिया से बात किए बिना ही हालांकि वहां से चली गई। लेकिन वहां पर जो धरना दे रहे थे एक पहलवान बजरंग पुनिया ने बताया कि उन्होंने मदद देने का भरोसा दिया है। इस बीच विनेश फोगाट जो हैं, इस तरह से इस पूरे आंदोलन या धरने की कचेहरा बनी हुई है। जी, तो उन्होंने बीबीसी से खास बातचीत में दावा किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रजभूषण शरण सिंह की शिकायत की थी। और ये जो बातचीत है बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने की और उन्होंने खेल मंत्रालय की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। तो पहले इकबाल ये सुन लेते हैं कि वो कह क्या रही हैं। जरूर। टोक्यो के बाद में क्या हुआ ना, मैं प्रधानमंत्री जी से मिली थी तो मैंने उनको कुछ बातें बताई थी कि सर ऐसे ऐसे वो दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इतना ओपनली मैंने उनको नहीं बताया था सेक्सुअल हरासमेंट का, मैं सही बता रही हूँ। लेकिन मैंने और जितने लेवल पे वो टॉर्चर कर रहे हैं कि बिल्कुल मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, मारने तक की धमकियाँ हैं वो, तो उन्होंने की कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करेंगे। उन्होंने उनको डांटा है बाद में जो भी है। ब्रजभूषण ने आपने उनसे कहा और उनका क्या रिएक्शन था? तो आप उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने कि आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं। ऐसा इतना कोई वो नहीं हुआ कि आपके मतलब आप लोगों को ऐसे दुखी परेशान कर दे, हम बैठे हैं। तो फिर मैं आ गई घर पे। जैसे ही ब्रजभूषण को उन्होंने डांटा होगा, ऑब्वियसली डांटा होगा, तभी ब्रजभूषण के लोग धमकी देने लगे फ़ोन करके कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, तुम प्रधानमंत्री तक ऐसे शिकायत करोगी, तुम इतनी बड़ी खिलाड़ी होगी, तुम्हें हम बताएंगे। तो वो सब चीज़ें उनकी साइड से आनी स्टार्ट होगी तभी। और 24 आवर्स में ही खेल मंत्री जी से फ़ोन आने लगे कि आपको मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ कि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, आप इस मैटर को देखो। जब मैं उनके पास गई, मैंने और थोड़ी ओपनली बातें बताई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मैं थोड़ा और नहीं बता सकती, क्योंकि इतने बड़े पद पे कोई बैठा है तो आपको बोलने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जब मैं खेल मंत्री जी से गई कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने जितनी जो भी बातें बताई मैंने उनको बताई थी। मैं मतलब अपने घर तक भी नहीं पहुंची थी कम्प्लीटली, वो बातें सब ब्रजभूषण को पता थी। तब मेरे को एकदम से शौक लगा कि विश्वास तो नहीं कर सकते किसी पे। मैंने तो वही कि अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला खेल मंत्री जी को तो इसका मतलब है कि वो मेरी सुनेंगे। लेकिन उन्होंने शायद उनकी साइड से लीक हुई है बातें कि ऐसे ऐसे विनेश ने बोला है, तो उन्होंने वही टॉर्चर, वही मतलब अच्छा इतनी उम्र तो हो गई, ये होगी। फिर वो ओपनली ना करके साइलेंटली मेरे को परेशान करने लगे। जैसे नेशनल कैंप में गई हूँ, फिर मेरे को ब्रजभूषण से मिलने के लिए प्रेशर बनाने लगे कि मिलना है करके हर दिन। आपके जहन में या फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बजरंग के दिमाग में क्या चल रहा है? साक्षी के दिमाग में क्या चल रहा है? आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? गुस्सा तो नहीं बोल सकती मैं,
फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन तो हम एथलीट हैं, फ्रस्ट्रेशन हमारा ट्रेनिंग में ही निकलता है, वो निकल नहीं पा रहा है यहाँ कैसे भी। एक लाचारी सी फील हो रही है बस कि इतने मेडल जीत लिए देश के लिए। मेरे को 22 साल हो गए मेरे को रेसलिंग करते हुए, और मैं आगे मैं 7-8 साल और करना चाहती हूँ रेसलिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 27 ईयर्स में मतलब रेसलिंग को देना चाहती हूँ अपनी लाइफ के। इतना सब करने के बाद में, इतना सब होने के बाद में भी हम सड़कों पे बैठे हैं। हमारे गेम्स होने वाले हैं 4 महीने बाद में, ओलंपिक क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एशियन गेम्स होने वाले हैं, 1.5 साल में ओलंपिक्स है। फिर भी मतलब पता नहीं किसी के कानों पे जू रेंग भी रही है, नहीं रेंग रही है कि खिलाड़ी बैठे हैं। ऐसे भी नहीं, करंट में हम जो परफॉर्मेंस दे रहे थे वो खिलाड़ी बैठे हैं। आपको क्यों नहीं लग रहा है कार्रवाई जो आप कह रही हैं नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रही है? देखो MP हैं, गवर्नमेंट को कोई नुकसान होता होगा, या वो गवर्नमेंट को पे प्रेशर डाल रहा है क्योंकि वो अपने इलाके में उसके कुछ सीटों पे प्रभाव है उसका इलेक्शन के ऊपर। तो वही पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स से ज़्यादा हैवी हो रही है। स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे जाएंगे, लेकिन पॉलिटिशियन चाहिए गवर्नमेंट को, शायद इसीलिए कि सब अपना फ़ायदा देखते हैं, वो बड़ी बात हो रही है। सब अपना फ़ायदा देखते हैं, ये कह रही हैं विनेश फोगाट। हम बता दें अपने श्रोताओं को कि ये इंटरव्यू दरअसल पूरे 28 मिनट का इंटरव्यू है, और अगर आप इस पूरे इंटरव्यू को देखना चाहते हैं, जिसका कि एक छोटी सी झलक हमने आपको सुनाई, bbchindi.com की यूट्यूब पेज पर ये पूरा इंटरव्यू उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इकबाल, विनेश फोगाट के इन आरोपों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की टिप्पणी नहीं मिल पाई है। हालांकि हाल ही में उन्होंने कहा कि सरकार के लिए खेल और खिलाड़ी सरकार की प्राथमिकताएं हैं और इस बारे में वो कोई समझौता नहीं करेंगे। अनुराग ठाकुर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की मांगों को लेकर उनसे मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है इकबाल। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आरोपों के घेरे में है कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर बलात्कार के मामले में 2 FIR दर्ज कर ली है। इनमें एक FIR नाबालिग महिला पहलवान के शोषण से संबंधित है, और बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ लगे हालांकि तमाम आरोपों को उन्होंने राजनीति से प्रेरित करार देते हुए खारिज कर दिया है। BBC संवाददाता अनंत झड़ाणे ने बात की है बृजभूषण सिंह से, और वो क्या बातचीत है ये सुनते हैं। सरकार ने इसको ठीक तरीके से हैंडल किया, आपको क्या लगता है, खेल मंत्रालय ने? आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वही मुझे लगता है। जो आपकी जो व्यक्तिगत राय होगी, क्योंकि जो आपको लगता है वही लगता है, मुझे वह लगता है। खेल रोकने का अधिकार नहीं था, खेल को नहीं रोकना चाहिए था, और वो सरकार की गलती। खेल को नहीं रोकना चाहिए था, कैंप को नहीं बंद करना चाहिए था, कैंप में आई हुई लड़कियों को घर नहीं भेजना चाहिए था। जिसके ऊपर जिसके ऊपर आरोप हो उसके खिलाफ जांच करना चाहिए था, FIR करना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। खेल को नहीं रोकना चाहिए था, नेशनल नहीं रोकना चाहिए। वहाँ सरकार आपको लगता है थोड़ा फेल हुई है? नहीं रोका है, हाँ, नेशनल हमने नहीं रोका है, सरकार ने रोका है, खेल मंत्रालय ने रोका है। दुनिया के इतिहास में पहली घटना है कि चलते हुए नेशनल को रोका गया। मैं नहीं कर सकता, ये आपका आरोप है? उनके छोटा आदमी हूँ मैं, बहुत छोटा आदमी, मैं कुछ नहीं कर सकता साहब। मतलब लग रहा है कि सरकार ने खेल को चालू रखने की कोशिश नहीं की है और उसमें वो विफल रही है। मेरा केवल कहना है कि खेल को नहीं रोकना चाहिए था, कैंप को नहीं बंद करना चाहिए था। खेल को रोक करके, कैंप को रोक करके कहीं ना कहीं ये जो आंदोलनकारी हैं इनको बढ़ावा दिया गया है। उस FIR को लेके भी लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 10 दिन बाद जब शिकायत दी गई तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा क्यों हुआ? जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसके तहत क्यों नहीं हुआ? दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की भी बात और जो मांग है वो लोग उठा रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल के लोग। सबसे पहले जो नामचीन खिलाड़ी हैं जैसे साक्षी हो गई, विनेश हो गई, इन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, औरों के साथ घटी है। ओवरसाइट कमेटी में ये हलफनामा देते हैं कि मेरे साथ घटना घटी है, और जितनी लड़कियां इन्होंने वहाँ पर पेश की है, कमेटी के सामने इन्होंने पेश किया है या IO में पेश किया है, उसमें कोई नाबालिग नहीं है। लेकिन ये FIR जो लिखी गई है इसमें नाबालिग लड़की है। मैंने जांच कमेटी को एक ऑडियो दिया था, दोनों को दिया था, जिसमें बजरंग पूनिया एक लड़की से बात करते हैं और कहते हैं किसी भी तरीके से कोई लड़की तैयार करो। तो एविडेंस है, ये एविडेंस आप पुलिस को भी तो दे सकते हैं। नहीं, पुलिस मांगेगी तो देंगे ना। तो मेरे खिलाफ तो 4 महीने से लगातार हो रहा है, 4 महीने से, और मेरा एक तरह से आरोप है कि इनको मौका दिया गया, क्योंकि फर्स्ट डे ही इनसे पूछ लेना चाहिए था कि किसके साथ हुआ, किसके साथ हुआ, किसके साथ हुआ। लेकिन
जिस समय कमेटी बन रही थी उस समय उसी दिन इनकी एप्लीकेशन ले लेना चाहिए था कि किसके साथ हुआ, किसके साथ हुआ, किसके साथ हुआ, किसके साथ हुआ। तो एक तरीके से इनको लगातार 3 महीना मौका दिया गया कि आप ढूंढ करके लाओ, ढूंढ करके लाओ। रुक, पूरी बात सुन लीजिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ढूंढ करके लाओ। फिर जो 16-17 लड़कियां वहाँ पर कमेटी के सामने प्रस्तुत हुई उसमें ये लड़की नहीं थी। तो 3 महीना बाद फिर एक साजिश के साथ 4 महीना के बाद फिर एक नई लड़की लेकर के आप आ गए। ब्रजभूषण सिंह साजिश की बात कर रहे हैं और राजनीति से प्रेरित इस मामले को बता रहे हैं। तो हमने 2 पक्ष सुने। थोड़ी देर पहले हमने विनेश फोगाट की बातचीत आपको सुनाई थी, इस समय हमने आपको ब्रजभूषण सिंह की बातचीत सुनाई। लेकिन मामला क्या है, मामला कहाँ तक पहुँचेगा, ये जो धरना प्रदर्शन है कहाँ जा रहा है? मैंने बात की वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव से कुछ देर पहले और सवाल पूछा कि इस पूरे प्रकरण की दिशा कहाँ जाते हुए देखते हैं आप? देखिए, अभी जैसे ये जा रहा है, ये अगर प्लेयर्स सोच रहे हैं कि ये सब ओवरनाइट खत्म हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगा दिया है, एफआईआर हो चुकी है। देखिए, हमारा एक सिस्टम है, जैसे ही आप कोर्ट अप्रोच कर देते हैं या आपने अपनी बात जो लीगल सिस्टम के अंदर आप ले आते हैं, बैठ के प्रोटेस्ट करना अपनी जगह है, वो आपका राइट है। लेकिन जैसे ही लीगैलिटीज आ जाती हैं, जहां आप सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं, सिस्टम का एक अपना पेस है। सिस्टम अगर कहता है कि साहब आपके एफआईआर हो गई है, तो पुलिस को एक्ट करने में वक्त लगता है। दे विल हैव टू इंश्योर कि वो सारे के सारे फैक्ट्स जो आप क्लेम कर रहे हैं उसकी एक छानबीन की तरह होती है। वो छानबीन के बावजूद अगर उन्हें लगता है कि हाँ साहब ये तो ठीक है, इस पे हम आगे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है। सही है गलत है वो तो जब बात कोर्ट में जब आएगी, जब दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे तब पता लगेगा। लेकिन जैसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स में कि एक खेल के दौरान आप गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते हो, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, नए रूल्स नहीं ला सकते एक बार खेल शुरू हो गया तो। इसी तरह अगर हम इसको जनवरी में देखें, जनवरी में जब ये बात शुरू हुई थी तब ये माइनर को लेके, ये वर्ड माइनर कहीं नहीं था कि साहब उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ये बिल्कुल नहीं था। नाबालिग एक बच्ची है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ये बात किसी ने नहीं उठाई थी। अब ये बात उसमें ऐड हो गई है। लेटेस्ट एक ओवरसाइट कमेटी बिठाई गई थी जिसमें कि हर एक को ये मौका था, दोनों पक्ष के जो लोग थे, कि अपनी बात रखें। जो मैरी कॉम के नेतृत्व में बनी थी, मैरी कॉम के नेतृत्व में, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें बबीता फोगट खुद रेसलर हैं, तृप्ति हैं जो पहले नेशनल बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, एक राधिका श्रीमान है जिन्होंने खुद सोनीपत के हेड में जो इंचार्ज होके वहां पे जब कोचिंग कैंप्स जहां लगते हैं वो उन्होंने काफी साल ओवरसी किया है और रेसलर्स के काफी करीब मानी जाती है वो। ये सब रेसलर्स के डिमांड पे उस कमेटी में शामिल किए गए थे। अब उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, इंक्वायरी कमेटी नहीं थी। अब मिनिस्ट्री उसका क्या करती है वो अगला स्टेप है। जी, अब मेरा अगला सवाल यही है कि खेल मंत्रालय, भारत सरकार इसमें एक्टिव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, एक्टिव अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट लें, अभी जब वही देखें जो कि पब्लिक डोमेन में हमारे पास अवेलेबल है, उन्होंने क्या कहा कि साहब देखिए, जब ये आपने जनवरी में वो किया, मैं आया, मैं आपसे मिला, 2 बार मैं आपसे मिला, फिर आपने अपनी बात रखी, फिर आपने कहा कि साहब कमेटी होनी चाहिए, हमने कमेटी फॉर्म कर दी, आपने कहा उसमें इतनी लेडीज होनी चाहिए, हमने सब लेडीज को बाय नेम हमने उनको इंक्लूड कर दिया, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, आपने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह के अब उसको भी आपके एक नहीं 2 एफआईआर लॉन्च हो गई है। सब कुछ तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि साहब सब कुछ आप जो कह रहे हैं वो होगा, अब सिस्टम को टाइम दीजिए कि वो इस चीज को आगे लेके जाए। क्या मंत्रालय इसको और बेहतर तरीके से सुलझा सकता है? नहीं, देखिए, इलेक्शंस हो जाएंगे तो वो अपने आप ही बाहर हो जाएगा क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है कंटेस्ट करने के लिए। विल ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी जो स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, जहां आपका विल होगा वहां पे काम आगे बढ़ेगा। रिजल्ट कब आएगा ये और बात है, लेकिन काम रुका नहीं रहेगा आपका। तो ये एक रियलिटी है। उसमें अब कौन सा पेस किसके लिए स्लो लगता है ये और बात है। थोड़ा पेशेंट होना ही पड़ेगा हमको। जो सच है वो तो बाहर आएगा ही आएगा। ये इंक्वायरी कैसे होती है, इसकी हियरिंग क्या होगी, कैसे चलेगा, कौन क्या क्या तथ्य सामने रखेगा, उसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करती है। पब्लिक परसेप्शन पे कोई डिसीजन या कोई वर्डिक्ट नहीं दिया जाता। इस पूरे प्रकरण का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। कार्यक्रम में आगे, We feel that the relationship between the two countries should not be held hostage by the past that the two countries have faced.
And we look forward ये आवाज to है genuine पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की और मामला है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत आने की। लेकिन यहाँ पर इकबाल अब वक्त हो चला है आपके पास, मैं देख रहा हूँ कि जी, जी। फेसबुक, मेरे पास फेसबुक खुला है और आपके मेरे पास पास यूट्यूब यूट्यूब है। और तनु कुमारी कहती हैं कि जो विनेश फोगाट हैं वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लेडी हैं, उनका जो आत्मविश्वास है वो झलकता है उनमें। और दिलशाद उस्मानी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सांसद का समर्थन नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हें खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए। वहीं दिनेश कुमार लिखते हैं कि पीटी उषा को भी खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए। और सुजीत लिखते हैं कि इस मामले में अब बहुत देर हो चुकी है, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। फेसबुक पर कुछ टिप्पणियां मेरे सामने हैं कि नवनीत मिश्रा कह रहे हैं कि पहलवानों के आंदोलन का आने वाले इंटरनेशनल खेल इवेंट्स पर भारत की परफॉर्मेंस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। नवनीत भाई, कल हमने इस विषय पर चर्चा की थी और वरिष्ठ पत्रकार नॉरिस प्रीतम से भी यही सवाल पूछा था, तो इसलिए कल का प्रोग्राम यानी कि कल का पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। बेबी सिंह गुर्जर कह रही हैं कि इनकी ये हालत है तो आम आदमी की रिपोर्ट कैसे दर्ज होगी। उपेंद्र मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, दिल्ली पुलिस मौन क्यों है। ये सबकी अपनी अपनी टिप्पणियां हैं। मनोहर चमोली लिख रही हैं, नवनीत मिश्रा की हम टिप्पणी पढ़ चुके हैं और एक ही टिप्पणी को आपने बार बार लिखा है। राकेश दुबे की टिप्पणी है कि सबसे पहले नेताओं को खेल के अध्यक्ष पद से हटाएं, खेल का राजनीतिकरण न करें। तो ये बहुत सारी टिप्पणियां हैं और वही हम अपने श्रोताओं से माफी मांगते हैं, क्योंकि जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे होते हैं तो उससे पहले की 50 टिप्पणियां निकल चुकी होती हैं, जिसमें हमारा नजर नहीं जा पाता है। बिल्कुल। तो मोहनलाल शर्मा, आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो अब एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। भारत इस समय एससीओ का अध्यक्ष है और 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री जो है वो भारत आ रहे हैं। इकबाल, एक जानकारी बतानी जरूरी है कि एससीओ को पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का समकक्ष माना जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि 12 साल के बाद पाकिस्तान के कोई विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। इससे पहले साल 2011 में हिना रब्बानी खार भारत आई थी। ये अजीब इत्तेफाक है कि 2011 में वो विदेश मंत्री थी और अभी भी वो पाकिस्तान की विदेश राज्य, उस समय वो कैबिनेट मिनिस्टर थी, अभी वो विदेश राज्य मंत्री हैं। तो कल यानी गुरुवार को गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक होगी जिसमें भुट्टो शामिल होंगे। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे भी इसे कवर करने के लिए गोवा पहुंच चुके हैं। हम विनीत खरे के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान में क्या कोई सोच है, क्या चल रहा है वहां पर। इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। It is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. The world today sees them as the epicenter of terrorism. They continuously perpetuate this philosophy, and it's not just for Pakistan, it's for the Muslims in India. ये दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों के दरमियान होने वाली तकरार है, जिसमें एक दूसरे के बारे में बहुत सख्त बातें की गईं। खास तौर पर बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री मोदी से मुतालिक बयान की इंडिया में खूब आलोचना हुई। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन अभी का तनाव कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बदले जाने के बाद से बना हुआ है, जब 2019 में पाकिस्तान ने भारत से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड कर दिया था। विदेश विभाग के फॉर्मर प्रवक्ता रवीश कुमार, Whether it is समझौता एक्सप्रेस, ट्रेड रिलेशंस, चाहे समझौता एक्सप्रेस का मामला हो या दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की बात हो या फिर उच्चायुक्तों को वापस बुलाने की बात हो, पाकिस्तान ने यह सारा फैसला हमसे संपर्क किए बगैर लिया है, विदाउट कंसल्टिंग अस। ये थे भारतीय विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार। टकराव और नफरत के इस माहौल में खुशगवार तब्दीली उस वक्त महसूस की गई जब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता मुमताज सारा बलूच की तरफ से ये ऐलान सामने आया कि बिलावल भुट्टो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गोवा जाएंगे। Our participation in the meeting reflects एससीओ की बैठक में शामिल होने का फैसला ये दर्शाता है कि पाकिस्तान एससीओ के चार्टर के प्रति कितना प्रतिबद्ध है और पाकिस्तान अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में इस क्षेत्र को कितनी अहमियत देता है। To the region in its foreign policy priority. ये थी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज सारा बलोच। इसका आमंत्रण उन्हें नई दिल्ली की तरफ से जनवरी में दिया गया था।
11 साल बाद किसी भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस विजिट में क्या दोपक्षीय मुलाकातें होंगी या नहीं, माहौल कैसा रहेगा, नई दिल्ली किस हद तक गर्मजोशी दिखाएगा, ये बहुत से सवाल हैं जिन पर बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि जो भी हो, ये दौरा मुस्तकबिल में रिश्तों की दिशा जरूर तय करेगा। लेकिन साथ ही साथ जहां इंडिया जाने का फैसला करके पॉजिटिव सिग्नलिंग की गई है, वहीं DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने सेना की तरफ से अपनी जनता को एक और पैगाम भी दिया है। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास देखा जाए तो विश्लेषकों को लगता है ये एक दायरों का सफर रहा है जो आगे बढ़ने के बजाय एक घेरे में घूमता रहता है। 11 साल पहले जब उस वक्त की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर नई दिल्ली गई थी तो उनके और SM कृष्णा के बीच भी कुछ वादे और इरादे हुए थे। We feel that the relationship between the two countries. हमारा मानना है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में पूर्व में क्या हुआ इसका असर नहीं होना चाहिए। हम लोग भारत से सच्चे अर्थों में बातचीत की उम्मीद करते हैं। And we look forward to a genuine interaction with your country. ये थी पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार। I am confident about our future course of our relations. दोनों देशों के संबंधों के भविष्य को लेकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। शांति, प्रगति और खुशहाली के लिए दोनों देशों के संबंधों को सामान्य किया जाना चाहिए। ये थे भारत के पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा। कुछ लोगों के नजदीक आपसी रिश्तों के हवाले से पिछले 10 साल एक खोया हुआ दशक हैं। तनाव के बीच कहीं कहीं कभी कभी कुछ नरमी भी देखने को मिलती है, जैसे 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाला सीजफायर समझौता। लेकिन क्या बिलावल के दौरे से किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा सकती है? ये वो सवाल है जिस पर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बहस हो रही है। लेकिन तारीख को सामने रखते हुए इस बारे में कोई भी सही अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। ये थी इस्लामाबाद से शुमाइला जाफरी माफ़ करिएगा। और जैसा कि हमने बताया, विनीत खरे BBC संवाददाता इस वक्त गोवा में है। विनीत, क्या बिलावल भुट्टो की शिरकत SCO की बैठक में होगी ये तो हम सब जानते हैं, क्या उससे आगे की भी कोई गुंजाइश नजर आती है आपको वहां पर है? देखिए, पूर्व में बहुत ज्यादा उम्मीदें जब लगाई गई हैं इस तरह की बैठकों से तो बहुत जिसे कहना चाहिए डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है कई बार। तो भारत की तरफ से अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो कहा गया है कि भाई ये मल्टीलैटरल मीटिंग है, विभिन्न देशों को इनवाइट भेजा गया है, पाकिस्तान भी SCO में शामिल है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया है, वो आ रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। और ये बिलावल भुट्टो, जैसा कि शुमाइला की रिपोर्ट में भी था कि जिस तरह के जिसे कहना चाहिए स्पैट जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था अमेरिका में बिलावल भुट्टो की तरफ से, और भारत ने उनके स्टेटमेंट को कंडेम किया था गुजरात को लेकर, तो उसके बाद ये वो भारत आ रहे हैं। और उसके अनाउंसमेंट के ठीक बाद आपको याद होगा कि 5 भारतीय जवानों की एक मिलिटेंट अटैक में मौत भी हुई थी जी। तो उस बैकग्राउंड में ये मीटिंग हो रही है, तो वो आ रहे हैं, क्या होता है कि नहीं स्पेकुलेशन भी बहुत होगा। और हमारी तरफ बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर आए उसी उम्मीद से आए होंगे कि क्या छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या होता है, लेकिन वो अभी इफ और बट की सिचुएशन होगी अभी। बहुत शुक्रिया विनीत आपका। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब वात्सल राय मेरे समक्ष विराजमान हैं उन खबरों के लिए जिन पर आपकी नजर रहती है। IPL की बात। IPL का 46वां मैच खेला जा रहा है मोहनलाल जी। मोहाली में मैच हो रहा है। पंजाब और मुंबई आमने सामने है। मुंबई ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। पंजाब की टीम 40 रन बना चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। कप्तान शिखर धवन 14 रन बना चुके हैं और मैथ्यू शॉट
11 गेंद में 17 रन बनाकर एक बड़े स्कोर की उम्मीद जता रहे हैं। इससे पहले एक मैच हो रहा था लखनऊ में, लेकिन बारिश की वजह से वो मैच रद्द हो गया। हालांकि कुछ लोगों को राहत भी मिली होगी कि लखनऊ में पिछली बार जैसी गर्मा गर्मी हुई थी उसके बाद बारिश जरूरी थी। और वो चेहरे सबको याद है, विराट कोहली का चेहरा। जी बिल्कुल याद है, गौतम गंभीर आज भी डगआउट में दिख रहे थे, लेकिन बारिश ने दोनों टीमों को, चेन्नई और लखनऊ को, एक एक अंक पर समेट दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य राय। तो कार्यक्रम के इस पड़ाव पर, इस मोड़ पर हमें आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। हमें आपसे विदा लेनी होगी, लेकिन एक वादा भी करेंगे हम, और वह वादा ये है कि कल जब आपसे मुलाकात होगी तो दिन भर कार्यक्रम होगा। bbchhindi.com आपके लिए रात में भी है, 24 घंटे लगातार है। लोगों से कहें कि हमें सुने और साथ में हमारे कार्यक्रम के बारे में बात करें। मुझे मोहनलाल शर्मा और मुझे इकबाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।